हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मौर्य वंश हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे, जो आयोग के द्वारा परीक्षाएं आयोजित कराई गई हैं, उनमें आप देखोगे कि मौर्य वंश से कोई ना कोई क्वेश्चन आया जरूर है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से हम लोग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने हेडिंग को डाल रहे हैं, मौर्य वंश। तो दोस्तों, मौर्य वंश में जो हमें तीन शासक पढ़ने हैं वो कौन कौन से, यहां पर मैं लिख देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। इसके बाद हमें बिंदुसार को पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों हमें सम्राट अशोक को पढ़ना है। तो दोस्तों, मौर्य वंश में ये तीन शासक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयोग के द्वारा आयोजित कराई जाने वाली जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा सम्राट अशोक। तो दोस्तों, मौर्य वंश के लगभग 2 लेक्चर आएंगे। तो पहले जो लेक्चर होगा, ये पहला लेक्चर है दोस्तों। तो इसमें हम लोग जितने भी शासक हुए हैं, ये तीन शासक इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो लेक्चर आएगा, उसमें हम अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य वंश में कैसे सिक्के चलाए गए उनके बारे में पढ़ेंगे, मौर्य काल में साहित्य कैसा था, चित्रकला कैसी थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों। दोस्तों, मौर्य वंश एक ऐसा वंश है जिसकी जानकारी हमें विविध स्रोतों से मिलती है। तो दोस्तों, यहां से देखने की कोशिश करते हैं वो कौन कौन से स्रोत हैं जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें देते हैं। तो सबसे पहले मौर्य वंश के जो भी स्रोत हैं, हम उनको 3 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों, 3 पार्टों में मैं डिवाइड करता हूं। सबसे पहले दोस्तों, यहां पर साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। उसके बाद दोस्तों, सेकंड पे हम लोग लिखेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण। दोस्तों, जो तीसरे नंबर का है, वो है दोस्तों पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। तो दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। पुरा मीन्स पुराना, तत्व माने तत्व, यानी जो पुराने तत्व हमें खुदाई के दौरान मिले हैं, वो मौर्य वंश से किस प्रकार संबंधित है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मौर्य वंश की जो जानकारी मिलती है, वो हमें पुराणों से मिलती है, पुराण। उसके बाद दोस्तों, भद्रबाहु की कल्पसूत्र, भद्रबाहु की कल्पसूत्र। उसके बाद हेमचंद्र की। दोस्तों, ये राइटर है और ये इनकी रचना है, परसिस्ट पर्वन। इसके बाद दोस्तों, दीपवंश और महावंश। दोस्तों, ये दीपवंश और महावंश बौद्ध ग्रंथ हैं, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं बौद्ध ग्रंथ। इसके बाद दोस्तों, दक्षिण भारत के 2 ग्रंथ हैं दोस्तों, इनके बारे में एक बार पेपर्स में पूछा भी जा चुका है। मामूल, मामूल नार और पूरन सूर। दोस्तों, ये दक्षिण भारत के ग्रंथ है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दक्षिण भारत के ग्रंथ। इसके बाद दोस्तों, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, यहां लिख देता हूं विशाख दत्त। विशाख दत्त के द्वारा दोस्तों जो किताब लिखी गई है, उसका नाम है मुद्रा राक्षस। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है चाणक्य का अर्थशास्त्र। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं चाणक्य,
चाणक्य का अर्थशास्त्र। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं, इनके बारे में हम लोग याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। तो विदेशी यात्रियों के विवरण में दोस्तों हमें समझना पड़ेगा 2-3 नामों को। सबसे पहला जो नाम है वो है स्ट्रैबो का, दूसरा जो नाम है दोस्तों वो है जस्टिन का, जस्टिन। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों प्लूटार्क, उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे मेगास्थनीज, इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। तो मैं यहां से लिख देता हूं दोस्तों इंडिका। तो दोस्तों इसका नाम ही इंडिका है, तो इसने इंडिया के बारे में बहुत बड़ा विस्तृत एक लेख लिखा है। स्ट्रैबो और जस्टिन के अनुसार इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस लिखा है। तो यहां सेंट्रोकोटस। दोस्तों सेंट्रोकोटस क्या है? ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही एक नाम है जो यूनानी भाषा में लिखा गया है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का नाम। तो दोस्तों ये यूनानी भाषा में हमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों एक चीज यहां पर और हमारे पेपर्स में पूछी जाती है कि सबसे पहले सेंट्रोकोटस की पहचान किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों सर विलियम जोन्स के द्वारा सबसे पहले यह पता लगाया गया था कि सेंट्रोकोटस जो नाम है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आया है। तो यहां से आप लिख सकते हैं सर विलियम जोन्स के द्वारा सेंट्रोकोटस नाम चंद्रगुप्त मौर्य का बताया गया। दोस्तों इसको मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि यहां से एक बार क्वेश्चन आ चुका है। अब मैं इसको मिटा देता हूं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। तो यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। पुरातात्विक साक्ष्यों में सबसे पहला जो स्रोत है वो है अभिलेख। तो दोस्तों यहां से बताना चाहता हूं लगभग 45 जगह से 45 स्थानों से सम्राट अशोक के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया आपको दोस्तों 45 स्थानों से अशोक के अभिलेखों की प्राप्ति। तो मौर्य वंश के बाद हमने देखा एक नया राजवंश आया जिसको हम लोग शुंग वंश के नाम से जानते हैं। तो शुंग वंश के जो शासक थे उन्होंने क्या किया, अशोक के द्वारा बनवाए गए जितने भी स्तूप थे उनको सबको तुड़वा दिया। अशोक के द्वारा बनवाए गए जितने भी शिलालेख थे उनको सबको तुड़वा दिया। तो दोस्तों अब खुदाई के दौरान हमें दिन प्रतिदिन अशोक के अभिलेख मिल रहे हैं। सम्राट अशोक ने जो अभिलेख लिखाए थे उनमें 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया था। वो 3 कौन कौन सी भाषाएं उनको मैं यहां पर लिख देता हूं दोस्तों। नंबर 1 ब्राह्मी। दोस्तों ये लिपि भी कही जाती है, आप भाषा कहिए लिपि कहिए बात एक ही है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं खरोष्टी। नंबर 3 जो लिपि मिली है दोस्तों वो है आरमेइक। तो दोस्तों ब्राह्मी जो लिपि है वो उत्तर भारत में मिली है। उत्तर भारत का मीन्स दोस्तों हमारे भारत के जो उत्तरी क्षेत्र है उनमें मिली है। खरोष्टी लिपि एक ऐसी लिपि थी दोस्तों जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जिस तरीके से हमें उर्दू लिखी जाती है। तो खरोष्टी जो लिपि मिली है दोस्तों वो पाकिस्तान के आसपास वाले क्षेत्रों में मिली है। और अरमाइक लिपि जो मिली है दोस्तों वो पाकिस्तान से ऊपर वाले क्षेत्रों में जैसे ईरान वाले क्षेत्रों में हमें प्राप्त हुई है। मौर्य वंश में जो किले बनाए गए थे उनके कुछ अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, ये भी हमारे पुरातात्विक स्रोतों में गिने जाएंगे। तो दोस्तों कहां कहां पर वो किले मिले मैं यहां से बता देता हूं। यहां से हम लोग याद रखेंगे दोस्तों कुमराहार। दोस्तों इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि एक बार पेपर्स में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग नाम याद रखोगे। बुलंदीबाग।
तो दोस्तों ये दोनों जगह जो है वो बिहार में है। दोस्तों यहाँ से क्या है, मौर्य वंश के किले के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं मौर्य वंश के किले के अवशेष। दोस्तों ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एक बार पेपर्स में पूछा जा चुका है, आप इसको याद रखेंगे। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक शक राजा था जिसका नाम था रुद्रदामन। तो रुद्रदामन ने एक अभिलेख लिखा है जिसको हम लोग कहते हैं जूनागढ़ का अभिलेख। तो दोस्तों जूनागढ़ के अभिलेख में भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के नाम मिलते हैं। रुद्रदामन का यहां पर लिख सकते हैं दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों ये जूनागढ़ अभिलेख जो है वो गुजरात में है। तो यहां से आप लोग इसको लिख सकते हैं, ये एक शक राजा था, शक राजा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं शक राजा। इसको शक राजा भी कहा जाता है दोस्तों, इसको शक छत्रप भी कहा जाता है। अब मैं इसको मिटा देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों मौर्य वंश की जो विस्तृत जानकारी है वो हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उसके कुछ एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं। जैसे उसने कहा था कि कलिंग के हाथी प्रसिद्ध थे। यहां से इस तरीके से कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार काशी जो था वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध। इसी तरीके से दोस्तों कलिंग जो था, कलिंग वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों यहां से एक बात समझने की कोशिश करते हैं। कुछ विद्वान ये मानते हैं, जैसे कि हमें अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक ने सिर्फ कलिंग को इसलिए जीता था क्योंकि यहां पर हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। आज हम लोग कंबोज घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं मगध। यहां से हम लिख सकते हैं मगध में दोस्तों उस समय बांट, जो तौलने वाले बांट है वो बनाए जाते थे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बांट बनाने के लिए प्रसिद्ध। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र में मिलते हैं। तो आपने सुना होगा भारत में कुछ चीनी यात्री आए थे। तो दोस्तों जितने भी चीनी यात्री आए थे उनके नाम मैं यहां लिख देता हूं। उन्होंने अपने जो साहित्य लिखे हैं उसमें मौर्य वंश के बारे में लिखा है। तो हेनसांग, फाहयान। दोस्तों ये चाइनीज नाम है, थोड़ा सा इनको कॉम्प्लिकेटिव है, इनको आप लोग सही से पढ़ लेना। वेंगसांग, फाहयान, उसके बाद हमें इत्सिंग। चीनी यात्रियों के द्वारा मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अब मैं दोस्तों इसको मिटा देता हूं। अब हम दोस्तों मौर्य वंश के जो सबसे पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना हेडिंग डालते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जो कार्यकाल है दोस्तों वो है 323 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व। दोस्तों कार्यकाल हमें याद रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इनके द्वारा जितने भी काम किए गए उसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। अभी तक चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन की जानकारी हमें इतिहास में नहीं मिलती, लेकिन दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी है जो आपको सुनाना चाह रहा हूं, जहां से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में छोटी सी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आपने तक्षशिला यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था चाणक्य। मैं समझता हूँ सभी लोगों ने चाणक्य का नाम सुना होगा, इनको विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। तो दोस्तों उस समय घनानंद का शासन था। दोस्तों घनानंद के समय में हमने देखा बहुत सारे विदेशी आक्रमण होने लगे थे।
तो इसी समय हमने देखा कि सिकंदर के द्वारा भी भारत पर आक्रमण किया जाने लगा था। तो इससे दोस्तों ये प्रमाणित होता है कि घनानंद जो था वो एक उत्कृष्ट राजा नहीं था। उसके पास सेना तो बहुत बड़ी थी लेकिन एक प्रभावशाली राजा नहीं था, क्योंकि उसके समय में बहुत सारे विदेशी आक्रमण हमारे भारत पर होने लगे थे। दोस्तों तक्षशिला यूनिवर्सिटी में उस समय जो प्रोफेसर था जिसका नाम था चाणक्य, जिसको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों चाणक्य एक बार घनानंद के दरबार में गया और चाणक्य ने वहां पर घनानंद को यह बताया कि हमारी जो उत्तरी सीमाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो आप यहाँ के सम्राट हो, जो विदेशी आक्रमण हो रहे हैं उनका मुकाबला करना चाहिए और विदेशों से जो लोग आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं उन आक्रमणों को रोकना चाहिए। तो दोस्तों इस बात से घनानंद बहुत ज्यादा नाराज हो गया और उसने चाणक्य को बहुत ज्यादा बेइज्जत किया और अपनी सभा से बाहर निकाल दिया। चाणक्य ने दोस्तों इस अपमान से वो बहुत ज्यादा आहत हुए और उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी चोटी रख ली। उन्होंने ये कहा कि ये चोटी मैं तभी काटूंगा जब घनानंद को पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद कर दूंगा या घनानंद का पूरी तरीके से सर्वनाश कर दूंगा। तो सभा से अपमानित होने के बाद चाणक्य जब घनानंद के महल से बाहर निकला तो वहां पर जब वापस आ रहा था तक्षशिला तो उसने एक बच्चे को देखा। बच्चा एक चारवाहा था, देखने में बहुत ज्यादा प्रभावशाली था। तो उन्होंने उस बच्चे से उसका नाम पूछा और उसके मम्मी पापा के बारे में पूछा। तो दोस्तों उस बच्चे ने बताया कि मैं एक अनाथ हूं। तो दोस्तों चाणक्य उस बच्चे को अपने साथ ले गया और उसने 8 साल तक उसको ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग का मतलब दोस्तों घुड़सवारी सिखाई, तलवारबाजी सिखाई और उसमें राजा वाले सभी गुण डाले जो एक राजा में होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को पूरी तरीके से राजा बनाने के लिए तैयार किया गया चाणक्य के द्वारा। और दोस्तों चाणक्य ने बचपन से चंद्रगुप्त मौर्य को एक ही बात सिखाई थी कि आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य यह है अनंत का पूरी तरीके से सर्वनाश करना। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताते हैं, जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो ये बताते हैं घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 2 युद्ध हुए। दोस्तों पहले युद्ध में घनानंद के साथ एक बड़ी सेना थी, तो उन्होंने चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को बंदी बना लिया। तो दोस्तों यहाँ पर एक कहानी ये भी मिलती है कि बंदी बनाने के बाद दोस्तों कभी चंद्रगुप्त मौर्य को भूख लगी थी, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने भूख के लिए जब अपने गुरु चाणक्य से कहा, चाणक्य ने एक ब्राह्मण था जो खाना खा के आया था, तो उसका पेट फाड़ के वहां से खाना निकाल के चंद्रगुप्त मौर्य को खिलाया था। तो इस तरीके की कहानियां भी मिलती हैं। तो दोस्तों यहाँ से जब बंदी बना लिए गए थे ये चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, तो किसी तरीके से ये घनानंद के चंगुल से छूट गए और फिर भाग गए थे। तो दोस्तों जब ये भाग रहे थे तो इन्होंने, चाणक्य ने एक छोटे से बच्चे को देखा जो दूध पी रहा था। तो दोस्तों वो दूध जो है सिप सिप करके पी रहा था। तो यहाँ पर चाणक्य के मन में भी यही विचार आया कि दूध को जब ये बच्चा थोड़ा थोड़ा पी रहा है तो आसानी से पीता चला जा रहा है। इसी तरीके से उसने, चाणक्य ने एक प्लान बनाया। चाणक्य ने बोला कि हमें सबसे पहले आसपास के राज्यों को जीतना है और आसपास के राज्य को जीतने के बाद, राजाओं से सहयोग मांगने के बाद हम घनानंद को आसानी से हरा सकते हैं। चाणक्य के द्वारा आसपास के सभी जो राज्य थे, जो राजा थे, उनको जीत लिया गया और एक बड़े साम्राज्य को जीतने के बाद फिर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर घनानंद के ऊपर आक्रमण कर दिया और गुप्त मौर्य ने घनानंद को बुरी तरीके से पराजित किया और फिर एक नए वंश की नींव डाली जिसको हम लोग मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और यहाँ से मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ विद्वानों ने भिन्न भिन्न तरीके से परिभाषित किया है। तो दोस्तों कुछ विद्वान ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय जाति के थे, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य वैश्य जाति के थे। तो चलिए हम लोग राइटर्स के जो व्यूज हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों पहले दोस्तों ब्राह्मण साहित्य में, ब्राह्मण साहित्य के अनुसार दोस्तों ये शूद्र थे। इसी तरीके से दोस्तों मुद्रा राक्षस में, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है दोस्तों। तो यहां से हम लोग देखते हैं मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस ने अपनी किताब में इनको लिखा ये ब्रसल जाति के थे। दोस्तों ब्रसल जाति का मतलब ये है कि नीची कास्ट। यहां पर दोस्तों बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध और जैन ग्रंथों में इनको कहा गया ये क्षत्रिय जाति के थे। दोस्तों यहां से हम लोग लिख लेंगे क्षत्रिय। रोमिला थापर के अनुसार दोस्तों, रोमिला थापर, ये रोमिला थापर के अनुसार इन्होंने बोला कि ये वैश्य जाति के हैं।
दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो 16 महाजनपद थे उनको पूरी तरीके से जीत लिया गया। अब दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहां देखने की कोशिश करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था उसका विस्तार कहां कहां तक था। तो दोस्तों यहां से मैं एक मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा प्यारा भारत। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहां से कहां तक विस्तृत था। तो सबसे पहले आप समझ के रखिए, ये जो पाकिस्तान है, ये वर्तमान मैप है दोस्तों। यहां से मैं बता रहा हूं आपको, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दोस्तों आज का जो इराक वगैरह, इराक का क्षेत्र है, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक, ये सारे क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में शामिल थे। तो यहां पर हमने देखा कि यूनानियों पर भी विजय प्राप्त की थी, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और दोस्तों वर्तमान में हमने देखा कि ये जो क्षेत्र है बंगाल को भी पूरी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जीत लिया गया था, लेकिन असम को नहीं जीता गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन एक बार आया है, ये आप ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा असम को विजित नहीं कर पाया गया था। ये है पाटलिपुत्र, जो वर्तमान का पटना है दोस्तों, यहां पर इनकी राजधानी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यों की सीमाएं थी वो कर्नाटक से लेकर, दोस्तों यहां पर हम लोग देख सकते हैं, यहां पर कर्नाटक, तो कर्नाटक से लेकर और पूरब में अगर हम दोस्तों बात करेंगे तो यहां पर हमने देखा कि बंगाल, और पश्चिम में अगर हम देखेंगे तो दोस्तों काठियावाड़ या गुजरात। तो दोस्तों यहां से हम लोग इनकी सीमाओं की अगर बात करते हैं तो सबसे उत्तर में देखा हमने इराक तक, सबसे दक्षिण में देखा कर्नाटक तक, पूरब में देखा हमने पश्चिम बंगाल तक, और पश्चिम में हमने देखा गुजरात तक। तो यहां तक इनका साम्राज्य का विस्तार था। यहां पर यूनान का एक शासक था दोस्तों जिसका नाम था सेल्यूकस। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यूनानी शासक सेल्यूकस। सेल्यूकस का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध हुआ था दोस्तों। यूनान का जो शासक था सेल्यूकस, और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आपस में युद्ध लड़ा गया। और यहां तक कि जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य इस युद्ध में विजयी रहा था। तो दोस्तों जब चंद्रगुप्त मौर्य विजयी रहा था तो सेल्यूकस ने अपनी जो लड़की थी जिसका नाम था हेलेना, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सेल्यूकस के द्वारा अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया गया। तो दोस्तों जो हिंदुकुश पर्वत है ना, वो इनके बीच की सीमा बन गया था। यहां पर लिख लेते हैं हम लोग दोस्तों हिंदुकुश पर्वत दोनों राजाओं का मतलब दोस्तों सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य, दोनों राजाओं के बीच की सीमा था। दोस्तों ये भी एक बार क्वेश्चन आया था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों इस युद्ध की कभी डेट पूछी जाए तो वो डेट है 305 ईस्वी पूर्व। तो ये जो युद्ध हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है 305 ईस्वी पूर्व। 305 ईस्वी पूर्व सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा युद्ध लड़ा गया। और दोस्तों यहां पर यह भी कहा जाता है कि 500 हाथियों का उपहार दिया गया था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सेल्यूकस ने 500 हाथी दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे।
जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बंगाल को भी विजित किया गया था। तो बंगाल की जो विजय हमें मिलती है वो हमें महास्थान अभिलेख से मिलती है। तो दोस्तों यहां से हम लिख सकते हैं महास्थान अभिलेख से बंगाल विजय प्रमाणित होती है। बंगाल विजय की जानकारी मिलती है। दोस्तों ये अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाले थे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं लास्ट अंतिम समय में यहाँ पर हमें जो साक्ष्य बताते हैं वो ये बताते हैं पाटलिपुत्र में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए थे। यहीं पर इन्होंने संलेखना विधि के द्वारा, उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था। यहाँ पर लिख देता हूं दोस्तों, अंतिम समय में कर्नाटक के श्रवण बेल गोला में उपवास के द्वारा शरीर त्याग। तो दोस्तों इस तरीके से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको एक एक करके पढ़ा दिए। अब मैं दोस्तों इसको मिटा देता हूं। थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहता हूं आपको। यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में आया था। इसको मैंने पीछे लिखवाया नहीं था, एक पॉइंट छूट गया दोस्तों, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों बिंदुसार के बारे में पढ़ना। तो यहां से हम लोग अपना हेडिंग डालते हैं बिंदुसार। बिंदुसार का जो समय है वो है 298 से 272 ईस्वी पूर्व। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखते हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी। बहुत शॉर्ट में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं सारे फैक्ट्स, जो क्वेश्चन जहां से इस समय जो क्वेश्चन बनते हैं ना आयोग के द्वारा, दोस्तों 100% बोल रहा हूं यहीं से मिलेंगे। हम लोग बहुत डीपली इनको पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग इसको कम से कम 1 से 2 बार जरूर देखना। सारे क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकते हैं। बिंदुसार के कुछ नाम मिलते हैं, वो कौन कौन से नाम है वो मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं। यहां पर यूनानी जो लेखक थे, यूनानी लेखक, तो दोस्तों यूनानी जो लेखक थे इनको कहते थे अमित्र घाट। यहां पर लिख देता हूं अमित्र घाट। अमित्र घाट का मतलब होता है दोस्तों यूनानी भाषा में शत्रुओं का नाश करने वाला। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग शत्रुओं का नाश करने वाला। इसी तरीके से दोस्तों यहां पर पुराणों में इसका एक नाम मिलता है जिसका नाम है मद्रसार। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग पुराणों के अनुसार, पुराणों में इसका नाम मिलता है दोस्तों मद्रसार। इसी तरीके से दोस्तों जैन ग्रंथ में इसको दोस्तों सिंह सेन कहा गया है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे सिंह सेन। तो दोस्तों ये भी अपने आप में दोस्तों यहां से एक बात और याद रखेंगे हम लोग, यहां पर एक यूनानी राइटर था जिसका नाम था स्ट्रैबो। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग स्ट्रैबो के अनुसार इसको क्या नाम दिया गया, स्ट्रैबो। अलिट्रोकेडस। दोस्तों ये वाला जो नाम है वो स्ट्रैबो ने इसको दिया था। अभिलेखों में इसकी माता का नाम दुर्बरा मिलता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं अभिलेखों में माता का नाम
माता दुर्वारा थी। मिलती हैं। दोस्तों बिंदुसार के समय में तक्षशिला में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। तक्षशिला में विद्रोह अशोक के द्वारा शांत कराया गया। इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, ये मैं आपको आगे सुनाऊंगा। और याद रखेंगे, मिस्र का एक राजा था, मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस, इनके द्वारा एक राजदूत भेजा गया था जिसका नाम था डियानेसियस। दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड नाम है क्योंकि दोस्तों ये यूनानी नाम है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यूनान का एक और राजदूत डायमेकस इनके शासनकाल में भारत में आया था। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं यूनानी राजदूत डायमेकस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डायमेकस भारत आया था। दोस्तों ये वाला जो राजदूत था वो भी इनके समय में भारत आया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इनको हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे दोस्तों। अब मैं दोस्तों इसको मिटा देता हूं। बिंदुसार की एक मंत्री परिषद थी जिसमें लगभग 500 सदस्य थे। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद। इसका जो प्रधान था दोस्तों वो कौन था? खल्लट। ये एक बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका जो प्रधान था खल्लट। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नाम है, आप और याद रखेंगे। बिंदुसार जो था वो आजीवक धर्म का अनुयायी था। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग बिंदुसार आजीवक धर्म को मानने वाला था। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने बिंदुसार के बारे में जाने। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में। तो जल्दी से हम लोग अपना नया हेडिंग डालते हैं, सम्राट अशोक। अब मैं इसको मिटा देता हूं दोस्तों। यहां से हम लोग अपने हेडिंग को डाल देते हैं दोस्तों, सम्राट अशोक। दोस्तों यहां से एक बात बता देता हूं, हमारी हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही शासक ऐसे हैं जिनके नाम के आगे हम लोग सम्राट लगाते हैं। नंबर 1 सम्राट अशोक, नंबर 2 सम्राट अकबर। इनके पीछे क्या रीजन है मैं आपको यहाँ बताऊंगा। इनका जो शासनकाल था वो था 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 273 से 232 ईस्वी पूर्व। तो ये इनका शासनकाल था दोस्तों। तो दोस्तों सम्राट अशोक को पढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर सम्राट अशोक के जो पिताजी थे जिनका नाम था बिंदुसार। तो दोस्तों बिंदुसार के द्वारा 100 से ज्यादा शादियां की गई थी और यहाँ पर यह कहा जाता है कि बिंदुसार के 100 से ज्यादा पुत्र थे। तो दोस्तों बिंदुसार जब बीमार होने लगे तो उनके 100 से ज्यादा पुत्र उस गद्दी के हकदार थे, यानी उनके उत्तराधिकारी बनने के हकदार थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ, सम्राट अशोक जो थे वो देखने में थोड़ा सा बदसूरत थे। तो बिंदुसार कभी ये नहीं चाहता था कि सम्राट अशोक को मेरे बाद राजा बनाया जाए या अशोक मेरा उत्तराधिकारी बने। तो दोस्तों यहाँ पर एक कहानी मिलती है कि अशोक की माँ हमेशा ये कहती थी कि अशोक के अंदर सारे गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए। तो यही बात अशोक के मन में रही और अशोक ने क्या किया, अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। दोस्तों ये कहा जाता है कि 101 पुत्र थे बिंदुसार के, 99 भाइयों की हत्या की तो बचे सिर्फ 2 पुत्र। कौन कौन से बचे दोस्तों मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। एक तो सम्राट अशोक बचे और दूसरे दोस्तों बचे थे सुसीम। तो दोस्तों इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, एक सम्राट अशोक और दूसरे सुसीम। तो दोस्तों यहाँ पर जब 2 पुत्र बचे तो बिंदुसार हमेशा सुसीम को राजा बनाना चाहता था। पहले जो राजा थे अपने साथ ज्योतिषियों को रखते थे, तो ज्योतिषी जो भी भविष्यवाणी करते थे
उनकी भविष्यवाणी 100% सही होती थी। ऐसी थी ज्योतिष विद्या दोस्तों हमारी प्राचीन समय में। तो दोस्तों यहाँ पर एक ज्योतिषी थे, उनसे जब बिंदुसार ये पूछते थे कि मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो ज्योतिषी था वो ये जानता था कि जो उत्तराधिकारी है वो सम्राट अशोक बनेगा, लेकिन बिंदुसार हमेशा चाहता था कि मेरा जो उत्तराधिकारी है वो सुसीम को बनाया जाए। तो दोस्तों वो ज्योतिषी कभी ये नहीं कहता था कि आपका उत्तराधिकारी सम्राट अशोक बनेगा, लेकिन दोस्तों वो इनडायरेक्ट माध्यम में बिंदुसार को ये बताता था कि जो अशोक थे वो हमेशा जमीन पे बैठते थे या हाथी की सवारी करते थे। तो वो ज्योतिषी ये कहता था कि जिसका सिंहासन सबसे अच्छा होगा वही आपका उत्तराधिकारी बनेगा। तो दोस्तों ज्योतिषी जानता था कि उत्तराधिकारी अशोक बनेगा। बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला में युद्ध छिड़ गया। तो दोस्तों जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो बिंदुसार के द्वारा सम्राट अशोक को भेजा गया उस विद्रोह को शांत करने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यह थी कि अशोक को किसी तरीके के हथियार नहीं दिए। आर्मी तो बहुत बड़ी दे दी बिंदुसार ने, लेकिन किसी भी तरीके का उनको हथियार नहीं दिया। फिर वहां पर सम्राट अशोक के द्वारा ये कहा जाता है कि धरती फटेगी और वहां से हमें हथियार दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों अशोक इतना प्रभावशाली था, जैसे ही वो तक्षशिला में पहुंचा उसी समय वहां के लोगों के द्वारा इसका फूलों से स्वागत किया गया। तो यहाँ से एक बात और बताना चाहता हूं, जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में सहयोग किया चाणक्य के द्वारा, उसी तरीके से सम्राट अशोक को राजा बनाने में सहयोग किया गया राधागुप्त के द्वारा। तो दोस्तों एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं चाणक्य का उत्तराधिकारी राधागुप्त था। तो दोस्तों यहाँ पर यह भी कहानी एक छोटी सी मिलती है कि जब बिंदुसार बहुत ज्यादा बीमार पड़े तो इन्होंने राधागुप्त को बुलाया और इन्होंने कहा कि मेरे लड़के सुसीम को बुलाइए और उनकी ताजपोशी कराइए क्योंकि मेरी मृत्यु करीब है। तो दोस्तों यहाँ पर राधागुप्त थोड़ा सा चालाकी कर देते हैं, वो सुसीम को लेटर ना लिख के अशोक को लेटर लिख देते हैं। तो दोस्तों जब अशोक को ये लेटर मिलता है तो उसमें ये लिखा होता है राधागुप्त के द्वारा कि आइए आपके पिताजी का देहांत होने वाला है या मृत्यु होने वाली है और अपनी ताजपोशी कराइए आके, यहाँ पर राजा बनिए आगे। अशोक पाटलिपुत्र में जाते हैं और बड़े भव्य तरीके से उनका स्वागत होता है और पूरी जनता अशोक को राजा बनाती है। बाद में फिर सुसीम का अशोक के साथ युद्ध होता है और उस युद्ध में सम्राट अशोक जीतते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं कि ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। तो यहां पर लिख सकते हैं बिंदुसार का उत्तराधिकारी। दोस्तों वैसे तो बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि बिंदुसार ने 100 से ज्यादा शादियां की थी, लेकिन अशोक की जो माता का नाम मिलता है वो क्या मिलता है वो हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्य वादन। तो दिव्य वादन में इनकी माता का नाम सुभद्राणी मिलता है, सुभद्राणी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार 99 भाइयों की हत्या सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। दोस्तों यहां से एक चीज और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, सम्राट अशोक के द्वारा अपने 99 भाइयों की हत्या की गई थी, लेकिन इनके द्वारा एक कलिंग का युद्ध लड़ा गया। दोस्तों इसको मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के द्वारा पूरे भारत को जीता गया, लेकिन एक ही क्षेत्र ऐसा था जिस पर कभी बिंदुसार के द्वारा और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आक्रमण नहीं किया गया था। वो उनकी राज्य सीमा से बाहर था। वो क्षेत्र था दोस्तों कलिंग का। तो कलिंग जो है वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता था। तो दोस्तों कलिंग अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये बंदरगाह के किनारे है। हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा, चाणक्य के द्वारा भी ये कहा जाता था कि कलिंग के हाथी बहुत ज्यादा फेमस है। दोस्तों यहां से आप लोग याद रखेंगे 269 ईस्वी पूर्व अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक। ठीक है दोस्तों, जैसा हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी पढ़ा और बिंदुसार के बारे में भी पढ़ा, उनके कई सारे नाम मिलते हैं। इसी तरीके से अशोक के भी बहुत सारे नाम मिलते हैं। दोस्तों कौन कौन से नाम मिलते हैं? पुराणों में इसको अशोक वर्धन कहा गया है, अशोक वर्धन। अभिलेखों में से, और दोस्तों अभिलेखों में से
अभिलेखों में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अभिलेख हमें बहुत सारे अभिलेख लगभग 45 जगह से प्राप्त हुए हैं। तो अभिलेखों में जो सम्राट अशोक का नाम मिलता है वो मिलता है देवानामप्रिय। देवानामप्रिय। दीपवंश में दोस्तों इसको उज्जैनी करमौली कहा गया है। उज्जैनी करमौली। यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हमें याद रखनी है, यहां से कुछ नाम लिख देता हूं मैं। मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उड्डेगल। दोस्तों यहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उड्डेगल, यहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं इसमें इन अभिलेखों में सम्राट अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। तो अशोक का व्यक्तिगत नाम, एक बार क्वेश्चन भी आया था दोस्तों, अशोक का व्यक्तिगत नाम किन अभिलेखों से मिलता है? तो यहां से 4 अभिलेखों को आप लोग याद रखोगे, मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उड्डेगल। तो यहां पर जो अशोक का नाम मिलता है वो अशोक ही मिलता है। दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूं। दोस्तों वैसे तो अशोक के द्वारा कई शादियां की गई थी, लेकिन अभिलेखों में जो अशोक की पत्नी का नाम मिलता है वो मिलता है कारूबाकी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं अभिलेखों के अनुसार, अभिलेखों में अशोक की पत्नी एवं पुत्र, यहां पर आप लोग लिख सकते हैं पत्नी का नाम कारूबाकी और पुत्र का नाम दोस्तों तीवर। तो दोस्तों सम्राट अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। तो ये बात हमें रजत रंगड़ी से प्राप्त होती है। रजत रंगड़ी के अनुसार झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में दोस्तों क्या किया था? इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण करने के बहुत सारे रीजंस थे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। एक तो कलिंग जो है वो समुद्र के किनारे था, दूसरा कलिंग के हाथी बहुत ज्यादा फेमस थे। कुछ विद्वानों ने यहाँ पर यह भी लिखा है कि कलिंग के आसपास एक नागा जाति के लोग रहते थे जो सम्राट अशोक की मणि मुक्तियों को चुरा कर ले गए थे, इसीलिए सम्राट अशोक को कलिंग के ऊपर आक्रमण करना पड़ा। रीजन बहुत सारे थे दोस्तों, अब क्या उस समय मेन रीजन था इसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते, विद्वानों के द्वारा बहुत सारे मत दिए गए हैं। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे दोस्तों। और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया था। 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था दोस्तों। ये युद्ध इतना ज्यादा भयानक था, यहां पर कुछ इतिहासकारों के द्वारा यह भी कहा गया है कि कलिंग की जो मिट्टी थी वो खून और मांस की कीचड़ के रूप में हो गई थी। इतना भयानक युद्ध था दोस्तों, इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे दोस्तों। इसी युद्ध के बाद हमने देखा कि सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को धारण किया गया। इस युद्ध के बाद दोस्तों सम्राट अशोक जब कलिंग से पाटलिपुत्र वापस लौटा तो वो बिल्कुल शांत हो गया था। वहां के लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि राजा किस तरीके से एक साथ चेंज हो गया। लेकिन उसके बाद सम्राट अशोक ने यह घोषणा की कि आज से हम बौद्ध धर्म को अपनाएंगे, किसी तरीके का कोई युद्ध नहीं करेंगे, किसी तरीके की कोई हिंसा नहीं करेंगे। 13वें शिलालेख में
कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। कलिंग विजय का वर्णन, तो मैं इसको मिटा देता हूं। सम्राट अशोक ने एक बराबर की पहाड़ियां थी, उनमें 4 गुफाओं का निर्माण कराया गया था। तो दोस्तों कभी कभी इन गुफाओं के बारे में हमसे पेपर्स में पूछ लिया जाता है, वो कौन कौन सी गुफाएं थी, मैं इनको यहाँ पर लिख देता हूँ। बराबर, ये बराबर पहाड़ी थी दोस्तों, वहां पर बराबर पहाड़ियों में 4 गुफाएं, ठीक है। ये किसने निर्मित की? सम्राट अशोक के द्वारा। नंबर 1 कर्ण, नंबर 2 चौपार, नंबर 3 सुदामा, नंबर 5 विश्व झोपड़ी। तो दोस्तों ये कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी, ये 4 तरीके की जो गुफाएं थी, इनका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया। ये किसके लिए कराया गया? आजीवक धर्म के लोगों के रहने के लिए। यहां पर लिख सकते हैं आप लोग, आजीवक धर्म को मानने वाले लोगों के लिए। सम्राट अशोक राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया गए थे। बोध गया, इसी बौद्ध धर्म को मानने के बाद सम्राट अशोक के द्वारा उन सभी स्थानों पर जाया गया जहां जहां पर जो स्थान महात्मा बुद्ध से संबंधित थे। इसी तरीके से हमने देखा 10वें वर्ष बोध गया गए थे, और 20वें वर्ष, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, 20वें वर्ष दोस्तों ये गए थे कपिल वस्तु या लुम्बिनी, आप लिख सकते हैं लुम्बिनी, ब्रैकेट में लिख लीजिए कपिल वस्तु। तो दोस्तों लुम्बिनी और कपिल वस्तु जब ये गए, तो ये जो जगह है, यहीं पर हमने देखा कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो यहां पर जाने के बाद इन्होंने जितने भी धार्मिक कर थे सब माफ कर दिए। 10वें वर्ष ये बोध गया गए थे, इस बात की जानकारी हमें भाब्रू शिलालेख से मिलती है। यहां पर लिख सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, भाब्रू शिलालेख के अनुसार। दोस्तों सम्राट अशोक को पढ़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है दोस्तों इनके शिलालेख। इनके शिलालेख में एक एक बात कही गई है, उसी के अनुसार हमने अपने इतिहास को बनाया है। तो दोस्तों ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आज हमने पढ़े। ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है दोस्तों। तो आज हम लोगों ने सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ा। दोस्तों अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको 2 से 3 बार अवश्य देखिए। किसी भी पेपर्स के लिए आप कोई भी पेपर देने जा रहे हो, चाहे रेलवे का, चाहे एसएससी का, चाहे आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली कोई भी परीक्षा, यहां से 100% क्वेश्चन आपको मिलना है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं। ओके, खुश रहिए, मौज करिए। जय हिंद, जय भारत।